बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी गाइडलाइन निकाली थी कुछ साल पहले कि जो लोग सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट देते हैं और जिनका इंटरव्यू के बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं वो उनको डायरेक्टली रिक्रूट कर सकें। और अभी मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टेड हूँ। वेबसाइट पे भी आता है और मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज जो फ्रेटर्निटी है, कहीं ना कहीं जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन चली जाती है। अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है और कई सारी बॉडीज़ आएंगी जो और इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू रिक्रूट करेंगी। गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि जो हमारा यूथ है जो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है सिविल सर्विसेज में, एटलीस्ट कहीं ना कहीं जाकर सेटल हो जाए। वो हमारा जो मेंस का मार्क्स है सिविल सर्विसेज का प्लस इनका इंटरव्यू का मार्क्स, वो कुछ वेटेज होता है, फिर उसका कंबाइंड एक मेरिट लिस्ट निकलती है। उसके बेसिस पे फाइनल अपने आप को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए भी बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता था दिल्ली में ही, होम ट्यूशन्स 11-12 के बच्चों को। फिर मैंने कुछ टाइम कंटेंट डेवलपमेंट का भी काम किया है कोचिंग इंडस्ट्री। साथियों, आज का ये स्टोरी बहुत ही अलग है, डिफरेंट है और जितने भी एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज तैयार कर रहे हैं उन सभी के लिए है। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखिए, सफलताएं और असफलताएं ये नदी के दो किनारे होते हैं। किसी को सफलताएं मिलती हैं, किसी को नहीं मिलती हैं, लेकिन जिन्हें सफलताएं नहीं मिलती हैं वो भी अपनी असफलता को सफलता में बदलने की कोशिश करता है। आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, जिन्होंने 6 अटैम्प्ट दिए सिविल सर्विसेज की, लेकिन सिविल सर्विसेज नहीं निकाल पाए और सिर्फ 10 मार्क्स से छूट गए, सिर्फ 10 मार्क्स, वो भी इंटरव्यू में शायद उनको नहीं मिल पाया। सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद आज वो एक ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो एक यूनिक स्टोरी है और एग्जाम्पल है हमारे पास नीतीश सर, जिनसे आज मैं मिलाने की कोशिश करूँगा। नीतीश जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और सर, सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नीतीश करगे और मैं बिहार स्टेट में कैमूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी जो इनिशियल की एजुकेशन है वो अपने होम टाउन से की थी। फिर मैंने ग्रेजुएशन आईटी रुड़की से किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और अभी मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टेड हूँ। सर, अभी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में दी गई परफॉर्मेंस के बेसिस पर है। हालांकि इन्होंने सिविल सर्विसेज नहीं निकाले, लेकिन इनकी जो पोजीशन थी सिर्फ 10 मार्क्स से छूटे, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी सिलेक्शन वहाँ पे हुई है। तो वैसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज नहीं निकाल पाते हैं, कुछ नंबर्स छूट जाते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। मेरे कहने का मतलब इस वीडियो में यही है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है जहाँ पे आप सिविल सर्विस नहीं निकाल रहे हैं, कुछ मार्क्स छूट पा रहे हैं, तो उसके बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सोसाइटी, नेशन की सेवाएं कर सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। सर, ये प्रोसेस बताइए, ये कैसे होता है, क्या होता है, ओवरऑल इसकी पूरी मैकेनिज्म बताइए। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी गाइडलाइन निकाली थी कुछ साल पहले कि जो लोग सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट देते हैं और जिनका इंटरव्यू के बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं वो उनको डायरेक्टली रिक्रूट कर सकते थ्रू इंटरव्यू। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स, तो उन्होंने, जो मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 बैच के बेसिस पे हुआ था, तो 19 में हम लोगों ने जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो टोटल 20 वैकेंसीज़ थी इसमें। तो वैकेंसीज 20 थी, तो उन्होंने 1:5 रेशियो, मतलब 100 लोग सिविल सर्विसेज जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और जो फाइनल कट ऑफ में मिस हो गए, तो उस मेरिट के बेसिस पे 100 लोग को बुलाया और उनका इंटरव्यू लिया, और फिर उनका इंटरव्यू लेने के बाद 20 लोगों को सेलेक्ट किया। तो सर, ये हर साल होता है या फिर किस तरह से होता है ये चीज़? अभी नॉर्मली ये दे हैव ग्रेजुअली स्ट्रक्चर्ड इट, तो 2021 में हुआ, अभी 22 में फिर से हुआ है। तो नॉर्मली दे आर ट्राइंग टू कि हर साल हो, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो हर साल ही लेंगे, बट दे आर ट्राइंग कि इसको रेगुलराइज कर सके। ये कैसे पता चलेगा एस्पिरेंट को, कैंडिडेट को, कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आने वाली? इसके लिए क्या मतलब वेबसाइट पे आता है या फिर किससे सारी चीज़ें होती हैं? वेबसाइट पे भी आता है और मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज जो फ्रेटर्निटी है, कहीं ना कहीं जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन चली जाती है। अच्छा। कि हमारा कई सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ जो बच्चे इंटरव्यू दिए होते हैं उनका स्पेसिफिक ग्रुप होता है। अच्छा। तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है, मतलब जो लोग हैं सेलेक्टेड लोग, वो लोग भी बता देते हैं, या जो लोग इस फील्ड में हैं उनको पता होता है, तो दे ग्रेजुअली, दे जनरली
पास ऑन द इन्फॉर्मेशन, बच्चों को पता चल जाता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी निकलने वाली है। बट सर मुझे जहाँ तक लगता है बहुत कुछ ऐसी संख्या भी है जिनको पता नहीं है, तो उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी बच्चे देख रहे हैं और ऑब्वियसली दोस्तों अपॉर्चुनिटी जो भी होती है उसको आपको ग्रैब करना चाहिए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी का पता कैसे चले, अगर वो किसी ग्रुप में नहीं है, बहुत सारे बच्चे आइसोलेशन में रहते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा? पहली बात तो मुझे लगता है कि आइसोलेशन में रहना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब लोगों से, सोशल फ्रेटर्निटी से, आसपास के लोगों से, तो पता चल जाता है। और ग्रेजुअली ये चीज़ें और बढ़ेंगी। अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है और कई सारी बॉडीज़ आएंगी जो और इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू रिक्रूट करेंगी। तो हमें अवेयर रहना चाहिए और लोगों से टच में रहना चाहिए, तो आई थिंक पता चल जाएगा चीज़ें। तो ऐसा है। तो सर आप ये कह रहे थे कि ये चीज़ें शुरुआत हुई, मतलब ये कब से शुरू हुई है? ये यूपीएससी की गाइडलाइंस में है ये चीज़ें। अगर आप पढ़ेंगे गाइडलाइंस यूपीएससी की, उसमें क्लियरली मेंशन है कि इस तरह के भी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। तो सर ये कब से चल रहा है ये मामला, मतलब यूपीएससी ने इस चीज़ को कब इम्प्लीमेंट किया है? यूपीएससी ने एक पॉलिसी गाइडलाइन निकाला था। यूपीएससी का ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको करना ही है, बट यूपीएससी ने कुछ साल पहले, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, बट इसने निकाला था डीओपीटी और यूपीएससी ने कि जो बच्चे इंटरव्यू देते, वो गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि जो हमारा यूथ है जो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है सिविल सर्विसेज में, एटलीस्ट कहीं ना कहीं जाकर सेटल हो जाए वो। तो गवर्नमेंट का मेन एम यही है कि बिकॉज एवरीवन जो भी इंटरव्यू दे रहा है वो कहीं ना कहीं अपने में यूनिक है और वो एक अच्छा कैंडिडेट है। तो वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए या इवन प्राइवेट सेक्टर भी, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी बोला है कि आप भी ऐसे कैंडिडेट्स को डायरेक्टली थ्रू रिक्रूट कीजिए, बिकॉज जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हर मापदंड में या हर लेवल पे दूसरों से बेटर है। तो अगर आप उन बच्चों को ले रहे हैं तो ऑलरेडी इवन ऑर्गेनाइजेशंस का काम भी आसान हो जाएगा, बिकॉज दे आर गेटिंग द बेस्ट पीपल आउट ऑफ द कंट्री। किसी टॉपर्स ने कहा था कि यूपीएससी नहीं निकलता है तो भी आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसमें आप में एक इतनी क्वालिटीज़ आ जाती है कि आप अपने लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसी का फ़ायदा ये ऑटोनोमस कंपनियां उठा सकती हैं या ऑर्गेनाइजेशन उठा सकती हैं। और आई थिंक ये आने वाले दिन में और भी एक लार्ज स्केल पे काम इस पे चलेगा। सर अब मैं बात करूँगा कि आपने वहाँ पे अप्लाई किया होगा, राइट? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डायरेक्टली वो जिन लोग अप्लाई करते हैं, जैसे जिनकी उनकी वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है, 25 वैकेंसी है, तो उसको 1:5 रेशियो में वो बच्चों को बुलाते हैं और वो इंटरव्यू लेते हैं। सिर्फ इंटरव्यू होती है? हाँ, डायरेक्टली इंटरव्यू। और हमारा जो मेंस का मार्क्स है सिविल सर्विसेज का प्लस इनका इंटरव्यू का मार्क्स, वो कुछ वेटेज होता है, फिर उसका कंबाइंड एक मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बेसिस पे फाइनल लिस्ट निकलती है। तो अभी प्रेजेंटली कौन कौन सी ऑटोनोमस बॉडी, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की रिक्रूटमेंट कर रही है? अभी तो नॉर्मली जो एक रेगुलर स्केल पे कर रही है, एक हमारा बॉडी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा एक आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो गिफ्ट सिटी में है। तो ये दोनों लोग अभी ये बॉडीज़ रेगुलरली रिक्रूट कर रहे हैं। तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपकी पोजीशन होती है, राइट? बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ हैंडल करना पड़ता है आपको? जैसे हमारे बॉडी में मेरा जो पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन इन आवर कंट्री। तो हमारा मेन रोल ये है कि फैसिलिटेट करना कि बच्चों को सारी सुविधाएं मिले स्पोर्ट्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एज, ताकि वो जो हमारा अल्टीमेट एम है ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, इसमें एक्सेल कर सके। सर अब मैं बात करना चाहूँगा यूपीएससी जर्नी जो आपकी रही है, काफ़ी लंबी रही है, और जहाँ तक मुझे पता चला है काफ़ी स्ट्रगल भी रहा है। सर इसके बारे में बताइए। तो जैसे मैंने 2016 में ग्रेजुएट हुआ, मैं आईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मेरा उसी टाइम डिसाइडेड था कि मेरे को सिविल सर्विसेज करना है, इस वजह से मैंने कैंपस से भी प्लेसमेंट नहीं लिया था। तो उसके बाद डायरेक्टली मैं दिल्ली आ गया था। तो 16 का अटैम्प्ट तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया था। वैसे बोलता हूँ कि प्रिपेयर्ड नहीं था, बस ऐसे एक वो मेरी गलती भी थी कह सकते हैं कि पहला अटैम्प्ट मैंने बिना प्रिपरेशन के लिया। फिर 17 में मैंने पहला अपना मेंस दिया था, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था। तो उस बार का मेंस मेरा 6 नंबर से रह गया था मेंस। हाँ, फिर 18 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, वो काफ़ी एक सेटबैक था कि आप मेंस देने के बाद जब आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, फिर आपको बहुत एक वो ऐसा जोन होता है कि आप सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार पहला कैसे निकल गया जो अभी नहीं निकला। तो बहुत वैसे मैं कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स आजकल बहुत डाइसी हो गया है। बहुत लोगों का सिलेक्शन होने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। तो सभी के लिए एक मैसेज है कि प्रीलिम्स को थोड़ा सा अच्छे से सिंसियरली लेना है। और फिर 18 में जब नहीं निकला तो फिर मैं और भी एग्ज़ाम्स ट्राई कर रहा था सिविल सर्विसेज के अलावा भी। मैंने जैसे RBI ग्रेड B एग्ज़ाम होता है, उसका भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है।
और सेबी एक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका भी मैंने एक बार इंटरव्यू दिया है। तो ये सारी चीज़ें पैरेलली चल रही थी, सिविल सर्विसेज भी चल रहा था। फिर मैं अपने आप को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए भी बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता था दिल्ली में ही, होम ट्यूशन्स 11-12 के बच्चों को। फिर मैंने कुछ टाइम कंटेंट डेवलपमेंट का भी काम किया है कोचिंग इंडस्ट्री में। तो ये सब चीज़ें पैरेलली चल रही थी और यूपीएससी भी चल रहा था। तो आपके वो अटेम्प्ट जिसमें कि आप 10 नंबर से छूट जाते हैं, उसमें ऐसा क्या हुआ था सर कि मतलब 10 मार्क्स के लिए आप छूट गए? 19 वाला अटेम्प्ट ऐसा हुआ था कि मेरे मेंस में अच्छे नंबर थे, बहुत अच्छे नहीं थे बट हाँ एबव एवरेज नंबर थे। लेकिन इंटरव्यू में मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि नंबर कम रह गए थे मेरे। 161 नंबर थे इंटरव्यू में, तो उसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन में 10 मार्क्स से रह गया था। तो ओवरऑल मेंस इंटरव्यू दोनों का कंट्रीब्यूशन था, बट हाँ इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा कम हो गया था। तो अगर उसमें अच्छा करता तो मे बी लिस्ट में नाम आ जाए। अगर आप इस प्रिपरेशन को अपने मन से डिसाइड किया, मतलब किसी का होता है कि किसी के प्रेशर में आके प्रिपेयर कर रहे हैं कि घर वालों ने बोल दिया तो प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन अगर आपको खुद, आपके पास उसका आंसर है कि वाई डू यू वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट और वाई डू यू वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड रहोगे। मैंने कई सारे अपने कलीग्स को देखा है, सीनियर्स को देखा है जो 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट दे रहे हैं बट स्टिल दे आर वेरी मच, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। तो बिकॉज उनको उनका मोटिव पता है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता रहेंगी कि आप क्यों इस एग्ज़ाम में आए थे, और उसी के साथ आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। सर यूपीएससी की बात करें, उसके बाद स्टेट पीसीएस भी होता है, तो आपने स्टेट के लिए आपने तैयारी की थी, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया? मैंने स्टेट के लिए ऐसा स्पेसिफिक प्रिपरेशन, मुझे कहीं ना कहीं लगता भी है कि मैंने स्टार्टिंग में उतना उसको सीरियसली नहीं लिया स्टेट पीसीएस को। बट मैंने अभी रिसेंटली दो साल से स्टेट पीसीएस का भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने अभी यूपी पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया हुआ है, तो उसका भी रिजल्ट अवेटेड है। तो अभी 21 वाला जो है। अभी आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तो क्या इसके बाद डायरेक्टर बनने के चांस हो सकते हैं? हाँ, ये एक हायरार्की होती है, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, और फिर उसके बाद बनते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इसमें किस तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है? जैसे सिविल सर्वेंट होते हैं, उनको गाड़ी, मोटर, बंगले, ये सारी चीज़ होती हैं, तो इसमें किस तरह का है? इसमें भी फैसिलिटीज़ रहती हैं जो भी नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द रैंक एंड डिपेंडिंग अपॉन क्या आपको ज़रूरत है। तो सारी फैसिलिटीज़ ये मिलती हैं, चारे मिलता है आपको सैलरी भी अच्छी है इसकी, जो लेवल 10 पे जो एंट्री पॉइंट पे जो आईएएस ऑफिसर्स को मिलती है वही सैलरी यहाँ भी मिलती है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड लाइफ। आपको काम अच्छा है, चैलेंजिंग वर्क है, हमेशा आप कुछ नया सीखते हो, और आपको एक एट द एंड ऑफ द डे ये सेटिस्फैक्शन रहता है कि आप जो कर रहे हो कहीं ना कहीं वो देश के, कंट्री के अच्छे के लिए वो दिख रहा है। बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं अंदर से एक सेटिस्फैक्शन, एक अच्छा लगता है कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर नेशन। बिकॉज हम सिविल सर्विसेज भी इसी के लिए आए थे, प्रिपरेशन किया था कि हम जो कर रहे हैं एटलीस्ट सोसाइटी में उस चीज़ का कुछ अच्छा रिफ्लेक्ट हो। तो स्पोर्ट्स भी एक बहुत अच्छा मीडियम है, तो मुझे तो अभी काफ़ी सेटिस्फैक्शन लगता है कि एटलीस्ट मैं जो कर रहा हूँ उसका जो रिज़ल्ट है वो रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं होगा, और वो हमारे देश के लिए वो अच्छा है। सबसे पहला जो काम होता है कि एग्ज़ाम को समझना, कि आप सिलेबस को जानें। और बहुत लोग स्टार्ट तो कर देते हैं प्रिपरेशन, बट उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली सिलेबस क्या है। तो आप सिलेबस को वर्ड बाय वर्ड पढ़िए। मेंस का सिलेबस हो गया, प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया, और सिलेबस को सबसे अच्छे से जानने का तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़िए, प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर आप पढ़िए। बिकॉज कहीं ना कहीं यूपीएससी भी अपने आप को रिपीट करती है। क्वेश्चंस एग्जैक्ट रिपीट नहीं होते, लेकिन वो थीम रिपीट होते हैं। आप वो समझ जाओगे कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। जिस दिन आप ये समझ गए कि यूपीएससी क्या चाह रहा है आपसे, तो आपके लिए जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। इवन प्रीलिम्स में भी अगर आप देखोगे तो अगर आप पिछले 10 साल का क्वेश्चंस अच्छे से लगा के जा रहे हो, उस थीम के अराउंड प्रिपरेशन कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि स्टेटमेंट्स यूपीएससी कैसा पूछ रहा है, कहाँ आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। बिकॉज प्रीलिम्स में यू कांट, आप सब कुछ नहीं याद कर सकते, बिकॉज इनफाइनाइट है प्रिपरेशन के लिए मटेरियल। तो आपको कहीं ना कहीं जो बोलते हैं गेस वर्क, वो गेस वर्क इंटेलिजेंटली तभी आप ले पाओगे जब आप यूपीएससी के डिमांड को समझ पाओगे। तो बेसिक प्रिपरेशन का ये है कि आप स्टैंडर्ड मटेरियल, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारे, वो पढ़िए, और एनसीईआरटी पढ़िए। और सब लोग जो बोलते हैं कि इससे अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को आप एक बार पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेंस के लिए प्रीवियस ईयर सबसे अच्छी है। कोई टेस्ट सीरीज अच्छा सा लगाइए जिसको आप लिखने की प्रैक्टिस, उससे टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, और छोटे छोटे स्मॉल नोट्स बना के अगर रख सकते हैं, बिकॉज वो
एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी हेल्प करता है। आपके पास अगर एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले अगर आपके पास लेट सपोज एक पेपर के लिए आपके पास 25-30 पेज का कोई मटेरियल है तो आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज आप उस टाइम पे रिवाइज करोगे आप तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगर आपको अपना रीज़न पता है कि आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हो सिविल सर्विसेज, और आपके पास एक कहीं ना कहीं प्लान है कि अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। जैसे मैं एक बड़ा अच्छा मेरे को लाइन याद आ रहा है, बोलते हैं कि प्रैक्टिस एज इफ़ यू नो नथिंग एंड परफॉर्म एज इफ़ यू नो एवरीथिंग। तो आप पढ़ाई ऐसे करो कि आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में जाओ तो अपना 100% दो। आप ये सोचो कि आपको सब कुछ आता है, बी कॉन्फिडेंट। तो आप अपना 100% जब दोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। अगर आप भी सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं और अगर आप नाकामयाब रहते हैं कुछ नंबरों से, तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास इस तरह की चीज़ें आएंगी जहां पे आप एक अच्छे पोजीशन पे, ऑटोनोमस बॉडी या फिर गवर्नमेंट की कोई बॉडी है, वहां पे आपको अपनी सेवाएं देने का मौका मिलेगा। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया इसके लिए। और वंस अगेन सर, आपको भगवान और भी तरक्की दे। जैसे मैंने बताया, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर बने, फिर डायरेक्टर बने, यही मेरी दुआ है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू।